अंकित भाई चल रहा है लाइव क्लास। देखिए आपका सीआरपीसी में 153 तक बताया गया था। चूँकि समय कम है आपका, यानी कि बाद में सीआरपीसी फिर डिटेल में चलेगी, आपका यूपीजे के लिए चलाना पड़ेगा। पहली प्राथमिकता जो लोग बिहार एपीओ दे रहे हैं उनके लिए ये होनी चाहिए क्योंकि भाई आपका इस समय आपका 10 तारीख हो गया, 25 दिन बचा है, तो पूरी ताकत इस समय केवल पीटी में लगाइए, यानी कि प्री परीक्षा में लगाइए। मेंस के लिए 2-3 माह मिलेगा और मेंस का अलग से बैच चलाया जाएगा आपका पूरा, यानी कि 10 या 12 फरवरी से लगाएंगे, उसमें केवल मेंस के लिए चलेगा। और प्री के लिए इधर आप तैयार रखिए। अब प्री में जो क्वेश्चन बनता है, नोट्स आप पहले ले रहे, नोट्स आपको दिया गया है और आपका जो प्री में क्वेश्चन बन सकता है क्लास वाइज या जो भी आपका वहीं बताया जा रहा है, ये भी हम बता दें। बैठिए हो, देखिए चल रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए आपका 154 से शुरू करना था पहले, फिर 2 मिनट भूमिका बांधी जाए। इधर से क्वेश्चन आपका बनता है, बिहार जे में भी बना था और सेक्शन वाइज इधर से ज़्यादा सेक्शन तैयार रखना है। यूपी में क्या बना, झारखंड में क्या बना, उत्तराखंड में और बिहार में क्या बना, हर एक मॉडल भी हमें मॉडल ज़्यादा बताना है, क्वेश्चन भी और मॉडल दोनों चलना है। देखिए कंसेप्ट मैं आपका बताया था कि आपका अगर कोई अपराध होता है तो आप 2 प्रकार से दंड विधि को गतिशील कर सकते हैं, यानी कि अभियुक्त के खिलाफ 2 प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है। पहली ये कार्यवाही है कि आप उस अपराध के बारे में सूचना दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए और किसको दीजिए, थाने के भार साधक अधिकारी यानी कि दरोगा जी को, यानी कि थानेदार को। जब थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना देंगे तो अध्याय 12 सीआरपीसी का अप्लाई करेगा और धारा 154 से लेकर आपका 176 तक। लेकिन ये कब, जब आपने अपराध की सूचना किसको दी है, थाने के भार साधक अधिकारी। एक और विकल्प है कि आप थाने के भार साधक अधिकारी को दीजिए न दीजिए, एक आपके पास और ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं या इस्तिगासा या परिवाद कर सकते हैं। और अगर परिवाद करते हैं तो अध्याय 12 लागू नहीं होगा, तो कौन सा सीआरपीसी का अध्याय लागू होगा, 15। और कहाँ से कहाँ तक की धाराएं, 200 से लेकर 203। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, 2 तरीके हैं। तो इन तरीकों में से आज हम पहला तरीका शुरू कर रहे हैं सीआरपीसी में। अभियुक्त के खिलाफ आपका कह सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप होता है। ये भी पूछ सकता है कि क्रिमिनल कार्यवाही का फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप आपका अध्याय 12 में दिया गया है। आप अपराध की सूचना दे सकते हैं, किसको, थाने के भार साधक अधिकारी। अब आइए अपराध सूचना के लिए या अपराधों की गंभीरता को देखते हुए अपराधों को सीआरपीसी 2 क्लास में बांटती हैं। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब सामान्य भाषा में हुआ गंभीर अपराध और असंज्ञेय अपराध का मतलब हुआ साधारण। फिर एक बार याद रखें, संज्ञेय का मतलब हुआ गंभीर और असंज्ञेय का मतलब हुआ साधारण। तो संज्ञेय अपराध अगर हैं तो इसमें पुलिस को ज़्यादा पावर मिलता है और असंज्ञेय में कम। तो अब सूचना दिलवाइए अपराध की, वहीं सूचना दिलवाई जाएगी, यानी कि पुलिस को सूचना दिलवाई जाएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। यहीं आपका कह सकते हैं इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन सी धारा से, 154।
यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, मैं बता दूं। और झारखंड में बना था तो भाई आपका मुख्य बातें देखिए। किसी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी। अब समस्या ये उत्पन्न होती है, दूसरी यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया कि किस थाने के भारसाधक अधिकारी को, भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को, कि केवल उस थाने के भारसाधक अधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार के अंदर अपराध घटित हुआ है। तो आपका जवाब रहेगा भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को। यानी कि अगर मान लीजिए कर्नलगंज थाने की एरिया में अपराध घटित होता है और आप बॉम्बे में जाके वहाँ के थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना देते हैं संज्ञेय अपराध होने की, तो क्या ये सूचना वैध होगी कि अवैध? वैध होगी, क्योंकि ऐसी अपराधों में सूचना किसको दी जा सकती है? थाने के, किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी। अब इसी में आपका पूछ सकता है 0 FIR, नील FIR या शून्य FIR। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर मान लीजिए कि कर्नलगंज थाने की एरिया में संज्ञेय अपराध हुआ और आप सूचना जाकर बनारस में दे रहे हैं, तो बनारस के थानेदार द्वारा आपका FIR दर्ज किया जाता है, लेकिन एक जो क्राइम नंबर होता है वह नहीं लिखा जाएगा और वहाँ से FIR कहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी? कर्नलगंज को। इसी को एक लाइन में आपका क्या कहा जाता है? 0 FIR या शून्य FIR या नील FIR। याद रखिए, यानी कि अधिकारिता से कहा। अभी 0 FIR के बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह केस के मामले में, और इसमें महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि जब घटना हमारे यहाँ हुई तो आपका बिहार में कैसे FIR, वह 0 FIR माना जाए और FIR को हमारे यहाँ क्या किया जाए? ट्रांसफर। बिहार सरकार ने ये कहा कि जब पीड़ित के पिता, माता इत्यादि पटना में हैं तो यहाँ भी FIR दर्ज हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपका इसकी व्याख्या की और कहा कि जहाँ अपराध हुआ है या जहाँ पीड़ित रहता है, पीड़ित मतलब उसके परिवार के लोग, वहाँ भी FIR दर्ज हो सकती हैं और उसे शून्य FIR नहीं माना जाएगा, क्योंकि पटना में उसके पिता क्या करते हैं? रहते हैं। यानी कि जहाँ पीड़ित रहता है, पीड़ित के घर वाले रहते हैं, वहाँ भी FIR क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसे 0 FIR नहीं माना। अब अगला ये, आप सूचना देंगे थाने के भारसाधक अधिकारी को, तो अगला क्वेश्चन सामान्य बना है 154 के तहत किस अपराध की सूचना दी जाती है? संज्ञेय, असंज्ञेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञेय अपराध की। तो FIR किस अपराध में दर्ज होता है? संज्ञेय। FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि इसका मतलब उर्दू में रपट इब्तेदाई या प्राथमिकी भी आपका दूसरी भाषा में कहा जाता है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन या प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज की गई, प्राथमिकी भी कहते हैं उर्दू में रपट इब्तेदाई। जो लोग गाँवों के होंगे, अपना भाई गाँव में बहुत लोग गाना वाना भी सुनते हैं आपका रपट के बारे में, कि रपट क्या की गई, उर्दू शब्द है। और बिहार, चूँकि हम भी बलिया ज़िले के हैं और बिहार से सटा हुआ है, तो बिहार और बलिया में तमाम गायक हैं, कलुआ से लेकर मलुआ तक, और हमेशा गाते रहते हैं। मेला उला भी लगता है भाई, और तमाम लोग गाते भी रहते हैं, आपका कह सकते हैं। और एक औरत जाती हैं, थानेदार साहब के हैं, और उसके पति के साथ मेला घूमने गए थे, कुंभ मेला ही, और थाने में अपना बयान दर्ज कराती हैं
उसी को गाने पर आपका क्या किया है, पिरो दिया है लोगों ने कि हमारी रपटिया लिख ली दरोगा जी, असैया हेराई गईले मेला में। यही सब। तो रपटिया लिख ली मतलब क्या, FIR दर्ज कर लीजिए। असैया मतलब कि आपके हस्बैंड, और हेराई गईले मतलब कहाँ हेराई गईले उपाध्याय जी। देखिए पुराने लोग भी भाई सक्रिय हो गए आज से, अभी 2-4 लोग कल आएंगे। अब लग रहा है कि हाँ 20-25 दिन बचा है, अब सर के बिना बेड़ा पार APO में नहीं होगा, तो धीरे धीरे पुराने लोग क्या हो रहे हैं, कल भी 3-4 फोन आया था, कल अब आएंगे। तो आगे बढ़ाए जे भाई, आपका अब तो आ गया ना रपट। अब अगला क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकालना है। ऐसी सूचना कैसे दी जाएगी, आपका लिखित दी जाएगी कि मौखिक दी जाएगी, तो लिखित और मौखिक दोनों, या तो मौखिक दी जाएगी या लिखित। ऐसी सूचना जब दी जाएगी तो उसको दर्ज किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आया, झारखंड ने बना कि कौन दर्ज करेगा, तो या तो थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं दर्ज करे, या वह अपने किसी अधीनस्थ द्वारा भी दर्ज करा सकता है। रटे रहिए, यह झारखंड में आया था। क्या अपने निदेशन में किसी सबऑर्डिनेट पुलिस अधिकारी से दर्ज करा सकता है कि नहीं, करा सकता है। इसके बाद ऐसी सूचना जब दर्ज कर ली गई तो अगला क्वेश्चन राजस्थान का कि FIR पर किसका हस्ताक्षर, क्वेश्चन है सब। तो आपका सूचना दाता का और थाने के भार साधक अधिकारी का, यानी कि थानेदार भी साइन करेंगे और जो FIR दर्ज कराया है वह भी साइन करेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि अगर सूचनादाता FIR पर साइन नहीं करता तो क्या परिणाम होगा, FIR वैध होगी, लेकिन ऐसा सूचनादाता यानी कि ऐसा FIR दर्ज कराने वाला व्यक्ति दंड का भागी होगा। तो तुरंत सेक्शन IPC में जाना है, कौन सी धारा का, 180 की धारा के तहत 180। अगला क्वेश्चन, FIR कितनी प्रतियों में दर्ज होता है, 3 प्रतियों में, और तीनों पर अलग अलग साइन होती हैं, थाने के भार साधक अधिकारी और सूचनादाता की, और तीनों पर आपका मुद्रा लगी रहती है, डेट रहेगी। किसकी मुद्रा, थाने की, माने मोहर, और डेट रहेगी, साइन भी रहेगा। अगला क्वेश्चन आइए, 3 प्रतियां हो सकता है, पूछ ले कहाँ कहाँ जाती हैं, अब ये नया क्वेश्चन। तो FIR की जो 3 प्रतियां हैं, मूल प्रति जो होगी वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास, और जो सेकंड प्रति होगी, यही झारखंड फंसाया था प्री में, सूचनादाता को तत्काल एवं निःशुल्क दी जाएगी। अब फिर क्वेश्चन ये आया कि दी जा, अब झारखंड ने ये दे दिया कि कौन सही नहीं है, और सभी ऑप्शन सही लग रहे थे, बस एक शब्द चेंज था, दी जा सकेगी लिख दिया। जबकि बेयर एक्ट में 154 का क्लाज 2 बताता है कि दी जाएगी, यानी कि सकेगी मतलब विवेकाधिकार, और दी जाएगी मतलब क्या है, बात। तो बताइए सकेगी कि दी जाएगी, तो किसको दी जाएगी, सूचनादाता। कौन सी प्रति, सेकंड, तत्काल और बिना पैसा लिए, निःशुल्क, फ्री में। रटे रहिए। अगला क्वेश्चन आइए, अगर थानेदार FIR दर्ज नहीं करते तो क्या आपके पास विकल्प हैं, ये भी आपका पूछा गया, UPSI में पूछा गया है। तो अगर थाने का भार साधक अधिकारी आपकी सूचना दर्ज नहीं करता तो आप SP के यहाँ डाक द्वारा या हाथों हाथ जाकर अपना दे सकते हैं। तो क्या SP FIR दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं कि नहीं, या स्वयं FIR दर्ज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। और तुरंत इसके साथ एक और सी धारा CRPC की, कौन, 36, कौन सी धारा, थाने के भार साधक अधिकारी को जो पावर अपने थाने के अंदर हैं, उस एरिया में, उस क्षेत्र में, सबको नहीं, उस क्षेत्र में जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं
उनको वह पावर स्वतः मिल जाएगा। आपका कौन सी धारा में? 36। तो क्या एसपी कहाँ आप शिकायत करेंगे जाकर अगर थानेदार नहीं लिखा है FIR? एसपी। उसके बाद जहाँ जाइए वो तो है, लेकिन आपका कानून एसपी तक कहता है। अगला ये, अगर थाने का भार साधक अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो वह थानेदार किस धारा के तहत IPC में दंडित होगा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। कि धारा में? 166A नई जुड़ी है 2013 में। इसको भाई नोट्स पर लिखा गया है, अलग से लिख लीजिए। FIR दर्ज करने से इनकार करना IPC में कहाँ दंडनीय है? गलत न हो, चांस है ये नया क्वेश्चन। 166A में कहाँ है? IPC 166A। अगला ये, अगर महिला के विरुद्ध कुछ अपराध किए गए हैं तो ऐसी दशा में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसकी रिपोर्ट या FIR दर्ज की जाएगी। और ये भी आपका 2013 में मैंने संशोधन करके आया। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में आपका FIR किसके द्वारा दर्ज की जाएगी? महिला पुलिस अधिकारी। ये कब जोड़ा गया? 2013। अब क्वेश्चन देखिए मॉडल। 2013 का संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? कई बार बताया गया, जस्टिस JS वर्मा। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि 2013 का संशोधन कब लागू हुआ? तो डेट रट कर जाना है, पूछा जा चुका है, 3 फरवरी 2013। फिर याद रखिए 3 फरवरी 2013। यानी कि फिर क्वेश्चन बनता है कि धारा 154 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? नया क्वेश्चन है, लिखिए भाई, इसको अलग से लिखिए। धारा 100 पढ़ कर आइए भाई, नोट्स जो मिला है आपका नोट्स वाइज ही चल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है। धारा 154 में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है, हो सकता है पूछ ही ले। धारा 154 में अब तक कितनी बार? 2 बार। एक आपका 2013 में और दूसरा 2018 में। लिख लीजिए तो, एक 2013 में और दूसरा 2018 में। लिख लिए, एक 2013 और दूसरा कब? ये महिलाओं के लिए ही जोड़ा गया और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि FIR आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट तो इंटरव्यू में बनता है, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? तो देखिए सतर्क रहिए भाई, संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। याद रखिए, समाज का कोई व्यक्ति दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या ये है कि घटना एक है और सूचनादाता अनेक हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि घटना एक और सूचनादाता क्या? अनेक। तो प्रथम या फर्स्ट शब्द इसलिए लिखा गया है, फर्स्ट या प्रथम, ताकि अगर एक ही मामले में 100 या 200 या अनंत सूचनादाता हो तो जिसकी सूचना समय की दृष्टि से क्या होगी? प्रथम, वही FIR वैध माना जाएगा। यानी कि एक मामले में लगातार 10 लोग सूचना दिए और 10 FIR दर्ज हो गई, तो कौन सी FIR वैध मानी जाएगी? क्या 10 मानी जाएगी? नहीं, कौन सी? जो समय की दृष्टि से क्या है? प्रथम। याद रखिए, ये जरूर याद रखिए। इसीलिए फर्स्ट, जैसे इसको जोड़ा जाता है संविधान से मूल अधिकार। अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है? तो अधिकार तो तमाम है, लेकिन इसके आगे फंडामेंटल या मूल या मौलिक क्यों लगा है? इसलिए मौलिक लगा है कि अधिकारों में सर्वोच्च है और ये मानव के लिए आपका आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य या अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी अधिकार हैं।
इसके बिना अच्छे से जीवन जिया ही नहीं जा सकता। ये अनिवार्य है, आवश्यक अनिवार्य में अंतर है। एक है कि आवश्यक होते हैं, ठीक है, उसके बिना भी काम चल जाएगा, और एक अनिवार्य की मतलब उसके बिना काम। अब ये प्रथम शब्द निपट गया। आगे FIR पर बढ़ा जाए। क्रॉस FIR। क्रॉस FIR का मतलब कि दोनों पक्षकारों में मारपीट हुई और दोनों ने FIR दर्ज कराई। तो क्रॉस FIR की धारा में, तो बताइए क्या और कोई धारा है कि एक ही धारा है CRPC की? एक ही धारा है। तो क्रॉस FIR भरमाने वाला क्वेश्चन कि क्रॉस FIR या प्रति FIR की धारा में 154 मारिएगा। दोनों पक्षकार एक दूसरे के खिलाफ क्या दर्ज कराते हैं? FIR। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, जो बनता है कि FIR का साक्षिक मूल्य बताइए। ये भी काफ़ी MP जगह बना है, ये एक लाइन लिख लीजिए, एक शब्द लिखिएगा। FIR कैसा साक्ष्य होता है? तो संपोषक, कार्बोरेटिंग नेचर का, अलग से लिख लीजिए भाई। FIR संपोषक साक्ष्य होता है। FIR संपोषक साक्ष्य होता है, सारवान साक्ष्य नहीं होता। इसका मतलब कि अन्य साक्ष्यों का सपोर्ट करेगा। देखिए, अब फिर एक बार बता दिया जाए। सारवान साक्ष्य या सब्सटेंसिव एविडेंस का मतलब ये हुआ कि केवल उस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। तो आप लोग बताइए, क्या केवल FIR के आधार पर सजा दी जाएगी? नहीं। तो कैसा साक्ष्य हो गया? सारवान नहीं। कैसा होगा? हाँ, अन्य साक्ष्यों का ये क्या करेगा? सपोर्ट। अब अगला क्वेश्चन यही आपका बनता है, FIR कब सारवान साक्ष्य होता है, या कब केवल FIR के आधार पर किसी अभियुक्त को सजा दी जा सकती है? लिखिए भाई इसको। FIR निम्नलिखित दो दशाओं में सारवान साक्ष्य होता है नोट्स में भी। FIR निम्नलिखित दो दशाओं में सारवान साक्ष्य होता है। अब दोनों दशाएं रट कर जाइएगा। दोनों दशाएं क्या करना है? पहला देखिए भाई, यदि FIR कर्ता मर जाए और उसका कथन एविडेंस की धारा किसमें आ जाए? 32वां। लिखिए, यदि FIR कर्ता मर जाए, यदि FIR कर्ता मर जाए और उसका कथन एविडेंस की धारा 32 में आ जाए। यदि FIR कर्ता यानी कि सूचना दाता मर जाए और उसका कथन कहाँ आ जाए? 32। फिर एक बार मैं बता चुका हूँ एविडेंस की धारा 32, फिर मैं बता रहा हूँ। 32 में DD या डाइन डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन का उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति मर गया हो और मरने से पहले अपने मृत्यु के, अपने कि दूसरे की, दोनों, बताइए। तो बताया गया था ना, अपने मृत्यु के बारे में बताया हो कि दूसरे के? बताया गया था, रटे रहिए, UPJ में पूछा गया था पिछली बार। अपने मृत्यु के कारणों के बारे में बताया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई, तो ऐसा कथन मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। भले कहीं किया गया हो, किसी के समझ, भले पुलिस के समझ, अब भले FIR में ही क्यों न कहा गया, उससे मतलब नहीं है। और संव्यवहार की परिस्थिति पर एक केस बताया गया था, कौन सा? PN स्वामी, याद रखिए। पाकला नारायण स्वामी का केस उत्तराखंड में अभी बनाया था। जज का नाम भी मैं रटवाया था, लॉर्ड एटकिन। कौन सा? हाँ, वही आपका पत्र आता है, दामाद जी वाला केस है। तो आगे देखिए भाई, आगे अब देखा जाए। अब दूसरा, ये पहला आपका 32 में आ जाए, तब
सब्सटेंसिव एविडेंस मारना है। दूसरा देखिए आपका कब होगा, जब एफआईआर में कही गई बातों को न्यायालय में साबित कर दिया जाए, यानी कि जो एफआईआर में बातें लिखवाई गई हैं उन बातों को कहाँ प्रूफ कर दिया जाए, कोर्ट में, तब यही एफआईआर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सब्सटेंसिव एविडेंस में। अब संपोषक नहीं, क्या हो गया, सार। लिखना चाहे तो नोट्स में है भाई, आपका नोट्स का भी सहारा लीजिए। दूसरा, जब एफआईआर की बातों को कहाँ सिद्ध कर दिया जाए, कोर्ट में, तब तो भाई अब दंड दिया ही जाएगा। अगला ये एफआईआर का निरस्तीकरण, क्या एफआईआर निरस्त किया जा सकता है कि नहीं, निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन आपका केवल और केवल 2 ही न्यायालय भारत में सक्षम है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और वह न्यायालय पहला है उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल के तहत 32। लिख लीजिए एक लाइन, एफआईआर कैंसिल कौन कर सकता है, लिख लीजिए, एफआईआर को निरस्त करने की शक्ति, बस मेन पॉइंट एक एक लिखते रहिए ताकि ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट ही चल रहे हैं जो आ सकते हैं ज़्यादातर। एफआईआर को निरस्त करने की शक्ति भारत में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को, अनुच्छेद 226 के तहत किसको, उच्च न्यायालयों को, तथा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। मैंने आपका देखिए एफआईआर के बारे में भाई डिटेल में तो पढ़ाना असंभव है, लेकिन जो आ सकता है क्वेश्चन उसको मुख्य रूप से हमने बता दिया, इसमें शक नहीं है। आपका अगला चला जाए अब 155, इसको कहते हैं एनसीआर। लिख लीजिए भाई धारा 155। अब 102-4 लाइन छोड़ कर ही लिखिएगा ताकि नई बात कहीं मिले तो ऐड कर लिया जाए। धारा 155 एनसीआर, एनसीआर शॉर्टकट में कहा जाता है, हिंदी में लिखिए, असंज्ञेय मामलों में प्रतिवेदन या रिपोर्ट, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, असंज्ञेय मामलों में प्रतिवेदन, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो रेलवे वाला एनसीआर न मार दीजिएगा कई लोग दिमाग वहाँ, तो जैसे कि सीडी बताई जाती हैं, तो सीडी क्या होती है, भाई कानूनी भाषा में पूछा जाए तो सीडी मतलब केस डायरी, और वो भी सीडी एक आती है 10-15 रुपया में, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी अगर पूछा जाए कानूनी भाषा में तो सीआरपीसी की धारा 172 मारना है, केस डायरी बताया जाएगा आगे, आज तो नहीं कल आ ही जाएगा। 154 थोड़ा समय ले लिया, बहुत बड़ी धारा थी, शॉर्टकट में निपटाना पड़ा, नहीं तो अब तक। अब आइए एनसीआर, एनसीआर या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट किस धारा में दर्ज की जाती हैं, 155। आइए देखिए इसके साथ 2L पढ़िएगा पहले। 2L में असंज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है, और असंज्ञेय अपराध का मतलब ये हुआ कि जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती, बताया गया था। लेकिन इसका एक अपवाद भी खूब रटवाया गया था, कौन सी धारा, 42 में, और आपका किस उद्देश्य के लिए, हाँ सही नाम, और ये उद्देश्य भी पूछा गया, सही तो है भाई, कुछ तो लोग रट रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कोरिलेट में ही फायदा होता है कि पुरानी चीजें एक बार मेमोरी क्या हो जाती हैं। हाँ, तो किस धारा में एविडेंस के मेमोरी रिफ्रेश, 159, रटते रहिए। देखिए अब आगे भाई, असंज्ञेय अपराध का मतलब साधारण अपराध, ये याद रखें, गंभीर नहीं, इसमें पूरा समाज प्रभावित नहीं होता बल्कि केवल और केवल पीड़ित प्रभावित होता है।
अतः इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती, बल्कि क्या होती है, एनसीआर। अब ध्यान से समझिए, 3-4 नियम बहुत अच्छे हैं। आपका एनसीआर असंज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को ही दी जाती है, लेकिन भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को नहीं दी जाएगी। केवल उस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में असंज्ञेय अपराध हुआ है। याद रखिए, सबको नहीं, असंज्ञेय अपराध में। देखिए भाई, एक और आपका एफआईआर में छूट गया था। एफआईआर जो दर्ज किया जाता है हूबहू किया जाता है, यानी कि सूचनादाता जो भाषा यूज करता है उसी भाषा में एफआईआर शब्दशः दर्ज किया जाता है। 154 छूट गया था, देखिए एक लाइन तेजी के चक्कर में। शब्दशः दर्ज किया जाता है, जिस भाषा का वह क्या किया है, प्रयोग। अपने मन से नहीं जोड़ना है थानेदार। एनसीआर में शब्दशः दर्ज नहीं किया जाता। एनसीआर आपका कह सकते हैं कि सार दर्ज किया जाता है, यानी कि असंज्ञेय अपराध की मुख्य बातें। तो एनसीआर आपका यानी कि असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट जब दर्ज होगी तो बताइए हूबहू लिखा जाएगा, माने बातें सूचनादाता की मुख्य बातें। एनसीआर 2 प्रतियों में दर्ज होती है, तो एफआईआर कितने में होती थी, 3। एनसीआर कितने में, 2। फिर आइए पूछ सकता है एनसीआर कितने में। चलिए, दोनों प्रतियों पर किसका हस्ताक्षर होगा, नया क्वेश्चन। तो थाने के भार साधक अधिकारी और किसका, सूचनादाता। किसका हस्ताक्षर, सूचनादाता, और किसका, थाने का भार साधक अधिकारी। फिर थाने की मुद्रा लगेगी, डेट हो तो डाली ही जाएगी। अगला नियम आइए, एक प्रति जो मूल प्रति रहती है वह थाने के रिकॉर्ड में रहती है। और यहाँ क्वेश्चन बना है कि जब एनसीआर दर्ज कर लिया थानेदार तो आपका कह सकते हैं क्या करेगा, तो आपका सूचनादाता को सेकंड प्रति दे देगा और उसको आपका मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देगा। क्यों सूचनादाता को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए आपका 2 धाराएं या 2 कह सकते हैं क्लाज महत्वपूर्ण है। क्यों पुलिस ये कहेगी कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए या मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट या परिवाद करिए। पूछा गया है कि एनसीआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या करती है, अन्वेषण करती है, गिरफ्तार करती है, अन्वेषण नहीं करती और सूचनादाता को मजिस्ट्रेट के पास जाने की सलाह देती हैं, निर्देश देते हैं। क्या मार कराएंगे, किसके पास जाने की। अब क्यों सलाह देगी, तो 2 पॉइंट एक साथ याद रखना है। धारा 2L बताता है कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। और धारा 155 का क्लाज 2 बताता है कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण या विवेचना या इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती। यानी कि न तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी होगी और क्या नहीं होगा, विवेचना। इसीलिए पुलिस कहती है कि कहाँ जाइए, मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से आदेश निकलवाइए। गिरफ्तारी का आदेश निकलवाएंगे तो हम गिरफ्तार करेंगे, अन्वेषण का आदेश निकलवाएंगे तो हम क्या करेंगे, अन्वेषण। और नहीं आदेश निकाला जाता है तो आपका हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपका सिम गुम हो गया तो एफआईआर एनसीआर में, जैसे कि मोबाइल चोरी हो गया, आप थाने पर गए तो देखिए पहली बार थानेदार ये कहता है कि हम खोज कर ला देंगे, अभियुक्तों को खोज रहे हैं, आप एनसीआर दर्ज करा दीजिए, कह दीजिए कि हम जा रहे थे पॉकेट से क्या हुआ, गिर गया। क्योंकि एनसीआर 155 में दर्ज कराएंगे गुमशुदगी का तो पुलिस
का कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेगी और आपको क्या करेगी, दौड़ाते रहेगी। लेकिन जब एफआईआर चोरी हो गई तो एफआईआर संज्ञेय अपराध हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई तो कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, भले कागजी घोड़ा तो दौड़ाना ही पड़ेगा। तो ताम झाम क्या हो जाता है ज़्यादा, तो पुलिस जल्दी लिखती ही नहीं कि चोरी हो गया, कहती हैं कि आप क्या दर्ज करा दीजिए एनसीआर, और एनसीआर में न तो अभियुक्त की वारंट के बिना गिरफ्तारी और न ही पुलिस क्या कर सकते हैं, विवेचना। तो जाइए मजिस्ट्रेट के यहाँ से क्या लाइए, आदेश। अब 155 का क्लास 2 भी का क्लास 4 ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार मेंस में भी आ चुका है। आपका कहावत कह जाते हैं, एक बिहारी सब पे भारी, बस एक लाइन याद रखिए, एक बिहारी सब पे भारी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एविडेंस की धारा 134 भी याद रखना है, साक्षियों को गिना जाता है कि तौला जाता है। हाँ, ये याद रखें, साक्षियों की गुणता आंकी जाती है, संख्या नहीं। कौन सी धारा एविडेंस की, 134, रटिए ऐसे ही। किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कितनी संख्या, तो बस एक लाइन देखिएगा, कोई विशिष्ट संख्या आवश्यक नहीं है। तो उसी प्रकार आपका अगर कोई मामला हुआ उसमें कई अपराध हुए और कम से कम अगर एक अपराध भी क्या निकल गया, कॉग्निजेबल, संज्ञेय, तो पूरे मामले को कैसे हैंडल किया जाएगा, यानी कि पूरे मामले को क्या माना जाएगा, बताइए, संज्ञेय की असंज्ञेय की, दोनों संज्ञेय। एक उदाहरण देखिए आपका, ए बी के घर में घुसता है तो पहले तो गृह अतिचार कर दिया, हाउस ट्रेसपास, जाकर टीवी ही फोड़ दिया तो रिश्ती किया, और जाकर जब आपका माने बी जग गया तो पिस्टल दिखा दिया और उसका घड़ी ही क्या किया, लूट लिया। तो भाई ये जो लूट है ये तो आपका संज्ञेय हो गया और रिश्ती असंज्ञेय। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला एक था, संव्यवहार एक था, घटना एक थी, लेकिन एक घटना में अभियुक्त ने कितने अपराध कर दिए हैं, 3। तो 154 155 का खंड आपका कह सकते हैं 4 कहता है कि अगर इन तीनों अपराधों में अगर एक कौन निकल गया, संज्ञेय, तो पूरे मामले को अब क्या माना जाएगा, घटना को संज्ञेय, और जैसे ही संज्ञेय हुआ 154 में आ जाएगा और क्या दर्ज होगी, एफआईआर। अब रटिए, अब 155 भी मुख्य समाप्त हो गया। अब 156 आइए, 156, 57, 58 आपका 156, 157, 156, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना है। पहला क्वेश्चन बना है कि किस धारा में ये प्रावधान है कि पुलिस, हाँ देखिए, संज्ञेय अपराध में भाई ये चलेगा। 156 से क्वेश्चन बना है, 156 में 3 खंड है और खंड वाइज याद रखिएगा, खंड वाइज पूछा जाता है, यहाँ थोड़ा क्लास वाइज याद रखना है। देखिए पहले देखिए, यहाँ आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस में यानी कि संज्ञेय अपराध में पुलिस को पावर की बात करती है। 156 किस अपराध में, संज्ञेय, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञेय अपराध 2C में परिभाषित है। संज्ञेय अपराध की सूचना किस धारा के तहत दी गई, 154, क्या दर्ज हुई, एफआईआर, तो पुलिस को भी कुछ पावर मिलेगा कि धारा के तहत 156 के तहत। तो पहला पावर देखिए, अगर मामला संज्ञेय है तो 156 का क्लाज फर्स्ट कहता है कि ऐसी दशा में पुलिस आपका क्या कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकती है। अब यही क्वेश्चन गलत होगा, इसको हम मॉडल लिखवाएंगे, लेकिन आपका 2-3 धाराओं से देखिए, सतर्क होकर देखना है। ये आपका 2-3 को रिलेट करके पढ़ना है भाई। 155 का क्लाज 2 पढ़ना है और 156 का क्लाज 1
और 156 का क्लाज 3। तीनों पहले एक एक लाइन समझिए, टेक्निकल क्वेश्चन आता है, मॉडल हम लिखवाएंगे अभी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। 155 का क्लाज 2 ये बताता है कि अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय है तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस अन्वेषण नहीं कर सकती, और यदि मामला संज्ञेय है यानी कि कॉग्निजेबल है तो 156 का क्लाज 1 बताता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अन्वेषण कर सकती है। तो आपको बताया गया था 2H में अन्वेषण परिभाषित है, और कौन अन्वेषण करती है? मजिस्ट्रेट की पुलिस मुख्य उद्देश्य पूछा गया है एविडेंस को कलेक्ट करना, यानी कि पुलिस अन्वेषण में साक्ष्य को क्या करती है? एकत्रित। फिर भाई कोई है, किस अपराध में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना? 156 किस अपराध में? संज्ञेय के असंज्ञेय की दोनों? संज्ञेय। और संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट भी अन्वेषण का आदेश दे सकता है, किस धारा में? 156 के किस क्लाज में? 3। यानी कि संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध है, और ऐसी दशा में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी विवेचना कर सकती है। कौन सी धारा? 156 का क्लाज 1। और मजिस्ट्रेट भी अन्वेषण का आदेश पुलिस को दे सकता है, तो कौन सी धारा? 156 का क्लाज 3। अब मॉडल देखिए, बहुत अच्छा बनता है भाई, यहाँ लोग हमेशा दिमाग कंफ्यूज रखते हैं। पहले हम संज्ञेय अपराध को लेते हैं। संज्ञेय अपराध में अन्वेषण किया जा सकता है। मॉडल देखिए, अब पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अर्थात स्वतः अन्वेषण कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश से भी अन्वेषण कर सकती हैं। तीसरा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञेय आ जाए तो क्या मारेंगे? दोनों। क्यों दोनों मारेंगे? क्योंकि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 156 और मजिस्ट्रेट के आदेश से 156 का कौन सा क्लास? 3। अब असंज्ञेय पर आइए, असंज्ञेय ही गलती होता है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस, अब देखिए मॉडल कैसे बनता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकती हैं, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं कर सकती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर असंज्ञेय दे तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या नहीं हो सकता? अन्वेषण। यानी कि पुलिस को स्वतः अन्वेषण करने का हक नहीं है। इसको जरूर याद रखिए, आपका कठिन क्वेश्चन बनता है। इसको लिखिए भाई, इसको बना लीजिए आपका। असंज्ञेय अपराध में धारा 155 के क्लास 2, धारा भी मैं ऐड करा रहा हूँ। असंज्ञेय पहले लिखिए, संज्ञेय न लिखिएगा। असंज्ञेय अपराध में धारा 155 के क्लास 2 के अनुसार पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण माने तफ्तीश कहा जाता है, अन्वेषण नहीं कर सकते, यानी कि साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकते। इसका मतलब अन्वेषण नहीं कर सकती। लिख लिए? अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए भाई। संज्ञेय अपराध में, पैराग्राफ चेंज करके अलग लिखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए लिखवाया जा रहा है। संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना
पोस्ट में सेक्शन लिख लीजिए 156(1), यहीं पोस्ट में सेक्शन आपका लिख लेना है। सेक्शन ऐड कर लीजिए 156 का कौन सा क्लास 1, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश से भी मजिस्ट्रेट के आदेश से भी इसको सेक्शन डाल दीजिए 156 का क्लास 3, मजिस्ट्रेट के आदेश से, यही सेक्शन ऐड कर लेना कौन 156 का खंड कौन सा 3, मजिस्ट्रेट के आदेश से भी अन्वेषण कर सकती है। अब आपका केस पूछा जाता है 156(3) पर एक नया केस आया है। वह केस ये हुआ कि देखिए मजिस्ट्रेट के पास लोग एप्लीकेशन फर्जी देते थे, झूठा आवेदन, और आपका भरमार लगी रहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दुरुपयोग को रोकने के लिए एक उपाय बनाया कि जब भी एप्लीकेशन दीजिए आप एक शपथ पत्र लगाइए और ये शपथ पत्र पर साइन करिए, ये लिखिए कि जो मैं बातें कह रहा हूँ सत्य हैं, और अगर आपकी शपथ पत्र की बातें बाद में क्या निकली झूठी तो आपके खिलाफ क्या होगा, मुकदमा। तो एप्लीकेशन कम पड़ रहे हैं क्योंकि एफिडेविट अब लगाना पड़ रहा है। वह केस पूछा जाता है कि किस केस में ये कहा गया। केस देखना पड़ेगा भाई, रुकिए अभी देखते हैं, मोबाइल में है भाई केस आपका रखे हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। आपका अगला देख लिया जाए तब केस चला जाए। अब ये है कि भाई आपका 156(3) में कौन मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश देता है, एक लाइन और बना लिया जाए इसको। तब 156(3) के तहत जो 190 में मजिस्ट्रेट हैं संज्ञान के लिए वही आदेश देता है अन्वेषण का। तो एक लाइन और जान लीजिए, जब मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश देता है तो उस आदेश को हूबहू एफआईआर के रूप में दर्ज करने के लिए पुलिस अब बाध्य है। और हूबहू वह क्या करेगी पुलिस, अब जाना नहीं है, पुलिस खुद करेगी। आदेश लाकर, आदेश जब आ गया मजिस्ट्रेट का तो उस आदेश को हूबहू किस रूप में दर्ज किया जाएगा, एफआईआर के रूप में। तो आम जनता ये पूछती है कि मजिस्ट्रेट एफआईआर का आदेश दे सकता है कि नहीं दे सकता है, और कौन सी धारा के तहत, 156 के क्लास किसके तहत 3। तो इस प्रकार भाई कल हम केस लिखवा देंगे। 1 भी बज गया तो भाई अब आपका कल इमरजेंसी चलेगी संविधान में, और सीआरपीसी में थोड़ा इधर 1-2 धाराएं भाई बड़ी हैं, कोई उपाय नहीं हमारे पास भी। इसके बाद स्पीड बढ़ेगी इस अध्याय के बाद। तो आपका कल इमरजेंसी चलेगी और फिर आपका एक केस लिखवा कर 157 से थोड़ा छोटी छोटी अब धारा आएगी।